मैंने सारे जो फैक्चुअल डाटा थे मोटा मोटी मैं जितने रख सकता था उतने रख दिए। एक और चीज़ मेरे को दिख रही है कि टिपिकली कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग एग्रेसिवली होगी आने वाले दिनों में। ये हम विक्स को एंजॉय तो कर रहे हैं, देखो जी 12 का विक्स आ गया, हमारा ऑल टाइम हाई हो गया, लेकिन यही विक्स आपके गले की फंदा बनने जाएगा जब ये बाजार को इतना डल कर देगा कि आपसे एक सीधी नेकेड कॉल खरीदी नहीं जाएगी, नेकेड पुट से पैसा बनेगा नहीं। आपको राइटर्स को मार्केट में आके वो खूब पैसा बनाएंगे। अगले 5 दिन में आप ये बात देख लीजिएगा। ये सिर्फ डाटा ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राजेश सर, जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टॉक्स के साथ। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए, आपने रोल ओवर डेटा को तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, और जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी की जो रोल ओवर डेटा बने वो काफी हैवी है, और बैंक निफ्टी जरूर लाइट होते हुए दिखा है, क्योंकि इतना बड़ा रनअप हमने देखा बैंक निफ्टी में जो आया पिछले कुछ दिनों में, ऑलमोस्ट 5.5-6% के आसपास के रनअप थे। तो वहां जरूर थोड़ा सा लोगों ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी और अपना पोजीशन को वहां पे लाइट किया है। तो हमें लगता है, लेकिन अभी भी जो सेटअप स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पे कॉशियस रह सकते हैं, लेकिन कोई भी शॉर्ट के एज सच कोई साइन नहीं है। डेटा अभी भी बुलिश ही बिहेवियर को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी कंफर्टेबली 26,100 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हालांकि थोड़ा हायर साइड से आज प्रॉफिट टेकिंग बनी है, तो जनरली इतनी हेवी सीरीज होती है या इतना हेवी रोल ओवर डेटा होता है तो थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करता है, और देन उसके बाद फाइनल फिर एक उसको मूव लेना है वो उसके बाद देखने को मिलता है। तो हो सकता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिखे। रेंज जो बनते हुए दिख रही है अभी अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की, वो 26,100 से लेके 26,350 की रेंज हमें लगता है रहेगी कुछ समय के लिए। और जैसे 350 का लेवल क्रॉस होगा तो ये फिर एक अच्छा अप मूव फर्दर दिखाते हुए दिख सकता है, एंड देन हो सकता है हम 26,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। सेक्टर वाइज देखें तो हमें लगता है कि जिस तरीके से रोल ओवर डेटा बने हुए हैं, अभी भी कोर सेक्टर जो कि जिसमें कि मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स बिलोंग करते हैं, वहां पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। कुछ अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स ने भी देखें तो यहाँ पे रोल ओवर डेटा में एक पॉजिटिव साइन बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में भी आते हुए दिखेगा, और वहां से इंडेक्स को एक सपोर्ट आते हुए दिखेगा, जिसका कि हमने आज देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था आज के सेशन में, और दिखा रहा है, और आईटी सेक्टर में भी एक इनिशियल अपमूव बनते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि यहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर क्लियरली ये साइन है कि यहाँ पे जहाँ पे सेफ्टी ऑफ मार्जिन है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वहां पे थोड़ा बायर्स का रुझान बढ़ते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी अभी भी बुलिश है। जब तक हम 23,500 के ऊपर बने हुए, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी कंफर्टेबली अपना बुलिश ट्रेजेक्टरी को होल्ड आउट रखेगा, एंड देन 54,300 54,400 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग या एक फ्रेश अप मूव जिसको हम बोल सकते हैं बनते हुए दिख सकते हैं टुवर्ड्स 55,000 की तरफ। दोनों इंडेक्स में व्यू अभी भी बुलिश है, एज सच कोई साइन नहीं है यहाँ पे कि कोई शॉर्ट के सिग्नल या कोई वीकनेस के सिग्नल देखने को मिले। ठीक है, तो आपने बात अपनी अच्छे से रख दी सर, सारे लेवल्स भी बताए और कन्विक्शन भी क्लियर कर दिया, और ये बात हमने डाटा के जरिए आपके सामने भी रखी। बाजार में फटीक होना और ठहराव होने में फ़र्क है। फटीक का मतलब कि आप थक गए हैं, अब आपको वापस नीचे जाना है। वो थकावट बाजार के अंदर नहीं है। बाजार चलते चलते सिर्फ बैठा है अभी, ये फिर चल सकता है। ये कितनी देर बैठेगा, ये कंसोलिडेशन का मामला है। ये कंसोलिडेशन लेवल्स में आपको ऑलरेडी सर ने बता दिया कि 26,350 तक फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगती है? ये पुराने डाटा की हेल्प से पता लगती है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पे और रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, तो ऑल टाइम हाई को चेक करके उसकी फ्रीक्वेंसी से और बहुत सारे टूल से आप ये बात जज कर लेते हो। ऑप्शंस का चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। तो ये रफ आइडिया लग रहा है कि 26,350 तक तो हम बैठा बाजार मानेंगे, इसके बाद बाजार फिर से चलेगा। शॉर्ट करना नहीं है। हमने आपको करीब 90 दिन हो गए, 3 महीने हो गए होंगे ये बात कहते कहते कि शॉर्ट मत करना, शॉर्ट मत करना, बाजार फ्यूरियस बुल रन में है। की कॉल्स पेंडिंग है, आप भी बताइए प्लीज। तो डिम्पी जी, तीनों ही लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस है। पहला स्टॉक फार्मा सेक्टर से हमें डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से ग्रेजुअली स्टॉक में एक करेक्शन के बाद रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी, ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट बना के स्टॉक ने एक पुल बैक बनाया है। अब इस रिकवरी में स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से सस्टेन होते हुए दिख रहा है।
जिस तरीके से पूरे सेक्टर में एक अच्छी टेलविंड यहाँ पे काम करते हुए दिख रही, पूरे फार्मा स्टॉक से एक अच्छे मोमेंटम में, तो हमें लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे एक फेवरेबल पोजीशन पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को वापस 7,000 की तरफ बढ़ने का, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 68-80 के टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डी में। एंड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 6720 के आसपास का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। स्टॉक को अगर हम टेक्निकली एनालाइज करें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक में जिस तरीके का मूव बना है आज के सेशन में, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। 3,000 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है स्टॉक। और इस प्रोसेस में स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है रिलायंस का ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा एंड देन इसके टारगेट बन सकते हैं करीब 3,090 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2998 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया। अगेन ये स्टॉक भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन स्टॉक ने लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनाया 480 के आसपास, और वहां से जिस तरीके के फॉर्मेशन बने और स्टॉक में जो रिकवरी बनी है लोअर साइड पे लास्ट 2 दिन के वीकली कंसोलिडेशन के बाद, तो हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आते हुए दिख सकता है। स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। कोल इंडिया के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 525 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे 506 के आसपास। ठीक है, हमेशा की तरह राजेश सर ने 3 शेयर्स दिए। एक तो डॉक्टर रेड्डीज। अच्छा, इनके शेयर का सिलेक्शन देखो आप, आपको हर चीज़ दिख जाएगी इसमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शेयर्स है क्लोजिंग का, इन्होंने उठा के दे दिया आपको। डॉक्टर रेड्डीज डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर है, फार्मा का प्ले भी है, एग्रेशन भी है, और काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स भी आई हैं फार्मास्यूटिकल्स को, सुप्ला, लूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक दिनों की, सन फार्मा इंक्लूडिंग, तो ये कुछ अच्छे शेयर्स डिफेंसिव मिलेगा। एक कोल इंडिया है, ये टिपिकली एक्सपायरी टू एक्सपायरी वाला शेयर है ना। तो अभी नई नई सीरीज शुरू हुई है तो कई बार रेट अच्छे मिल जाते हैं कई शेयर्स के, और उसमें से कोल इंडिया, IEX, SRF, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं सिस्टम में जो कि टिपिकली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उसको स्विंग के लिए चेक कर लेते हैं। सस्ता मिल रहा है भाई डाल दो, सीरीज़ के लास्ट में काटेंगे। तो कुछ कुछ वैसा कोल इंडिया के अंदर भी है। तो 3 मेहमान, 2 और 2 4 और 3 7 सौदे, और एक भी शॉर्ट का सौदा नहीं है। आप देखोगे ऊंचाई पर हैं हम रिकॉर्ड स्तरों पर, लेकिन फिर भी कोई भी एक्सपर्ट्स ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। उन सब का ये मानना है कि कंसोलिडेशन के बाद बाजार फिर चलेगा, और ये हमारी भी कैलकुलेशंस कह रही है। आगे बढ़ते हैं। एक सेगमेंट ने आज काफ़ी मुंह मीठा किया अपना भी और आप निवेशकों का भी, वो था शुगर सेक्टर। एक नहीं, 2 नहीं, 3 कारण थे इसके पीछे आज चलने के। बलरामपुर चीनी F&O का शेयर है, लीडर है, इसलिए सबसे ज़्यादा चला 6% प्राइस एक्शन के हिसाब से। आज 650 भी पार किया उसने। वजह क्या है बताने के लिए विश्वमोहन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे वजह समझते हैं, फिर इन शेयर्स के टेक्निकल चार्ट जानेंगे। विश्वमोहन जी बताइए। देखिए, 4 बड़ी खबरें हैं। जिस तरह से कल फूड मिनिस्टर का बयान आया, प्रहलाद जोशी जी ने साफ किया कि MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो चीनी की 2019 फरवरी में तय हुई थी 31 रुपये प्रति किलो, उसको हम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इंडस्ट्री की लंबे समय से डिमांड थी कि इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसी के भाव के आधार पर उनको लोन मिलता है, इसलिए वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसी भाव पर उन्हें बेचना मजबूरी है, वो उसके भाव के ऊपर ही वो बेचते हैं चीनी, लेकिन लोन का जो पैरामीटर होता है उसके जरिए तय होता है। दूसरी खबर है कि एथनॉल के प्राइसेस जो 2022-23 का जो एथनॉल का सप्लाई ईयर है, उस समय से अभी तक इथनॉल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि उस पर भी जल्द फैसला होगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम इसको लेकर विचार कर रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि अभी तक जो इथनॉल अभी जो मौजूदा इथनॉल सप्लाई ईयर है जो अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, उसमें हम 14% पेट्रोल में इथनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर चुके हैं। 20% की तरफ हमारा फोकस है, 25-26 तक का उसका टारगेट है। अब सरकार की तरफ से नीति आयोग को अप्रोच किया गया है और कहा गया है कि 25% ब्लेंडिंग की तैयारी शुरू करे, उसके रोड मैप की तैयारी करे। तो तीसरी बड़ी खबर ये है। चौथी खबर ये है कि अब इस्मा ने ये मांग की है सरकार के सामने, और उस सेमिनार में खुद प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाना है तो आपको बेहतर दाम भी देने पड़ेंगे, उनको टैक्स इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, ताकि इस पूरे सेक्टर का रिवाइवल हो, उसका फ़ायदा शुगर सेक्टर को लो। इथनॉल क्यों अहम है शुगर सेक्टर के हिसाब से? क्योंकि आगे चल के इथनॉल, जितने भी इथनॉल देश में बनेंगे उसमें 55 से 60% तक इथनॉल सिर्फ शुगर इंडस्ट्री डिलीवर करने वाली है। क्योंकि वाटर कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो सबसे एफिशिएंट
और सबसे कम पानी लगता है अगर आप शुगर से बनाते हैं, गन्ने से अगर एथेनॉल बनाते हैं। तो ये वजह है और ये भी फ़ायदा है। साथ ही इस्मा ने कहा है कि इस बार और अगले साल के लिए काफ़ी बम्पर क्रॉप का अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में हमें 20 से 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दी जाए। तो तमाम ऐसी खबरें, डेवलपमेंट है जो आने वाले समय में नजर रहेंगी और एक एक करके कुछ कुछ इस पर सरकार लगातार फैसले भी लेगी और पूरे सेक्टर को इसका फायदा दिखेगा। ठीक है विश्वमोहन, आपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। मैं आज ही इस्मा के जो एक मेंबर हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, दीपक बल्लानी उनका नाम है, 1 बजे के शो में थे, कॉर्पोरेट कनेक्शन के हमारे शो में। उन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की। राजेश सर, आपको पता है कि इस देश में शुगर कितने रुपए किलो बनती है? आपको कुछ आइडिया है उसका सर? आज मेरे को भी आज ही पता लगा एक्चुअली में। मेरे को लगा था कि हाँ रेट टू रेट बेचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बता रहे थे शुगर की जो प्रोडक्शन है, यानी कि उसको 1 किलो चीनी बनाने में कॉस्ट आती है 41 रुपये की, 41 रुपीज़ की। और मार्केट में चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, कॉस्ट आती है 35 से 38 रुपये की। कहते जी शुगर जो हम बनाते हैं ना उसको तो हम घाटे में बेचते हैं 3 रुपये पर किलो के हिसाब से। ठीक, अब वो कह रहे, अच्छा फिर मैंने कहा जी आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट कैसे आता है, ये सब कैसे? बोले इथेनॉल से आता है। अब आप ये सोचो इथेनॉल की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो शुगर कंपनी शुगर बना के घाटे में बेचती हैं उसकी भी भरपाई इथेनॉल से करते हैं। तो उसका एथेनॉल कह रहे हैं हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ है और गवर्नमेंट पूरा प्रोक्योर कर रही है। अब तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आ गया। आज ही बता रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने टेंडर छोड़े हैं, जितना बना रहे हैं हाथों हाथ ले लेते हैं। अब वो सिर्फ दाम बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। इसलिए अब शुगर कंपनीज को शुगर कंपनीज ना बोला जाए, उनको एथेनॉल कंपनीज बोला जाए। और मैं उनसे जब कैपेक्स का पता कर रहा था तो कह रहे थे कि जी वो कैपेक्स तो अभी हमारा चल रहा है, अभी तो और भी होगा। राजेश सर जरा देख के बताइए कौन सी शुगर कंपनी आपको ज़्यादा ठीक लग रही है, जिसमें वॉल्यूम कम होना, वो आप खुद से मत बताना। बलरामपुर चीनी देख लो, F&O का शेयर है, ज़्यादा ठीक होगा। बिल्कुल। तो देखिए बलरामपुर चीनी में तो एक क्लियर अप ट्रेंड बना हुआ और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये तो एक लीडरशिप पोजीशन में दिख रही है इस सेक्टर में। और हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने बलरामपुर चीनी के, यहाँ पे ये मोमेंटम 700 रुपए की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो बलरामपुर चीनी तो बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है और छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड भी करना चाहिए। अगर ये सेक्टर का और कंटिन्यूटी रहती है तो हमें लगता है बलरामपुर चीनी एक बेनिफिशियरी स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है प्राज इंडस्ट्री का, जो कि शुगर का प्रॉक्सी प्ले। तो यहाँ पे भी फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट प्राज इंडस्ट्री में आते हुए दिखा है। और जिस तरीके के प्राज इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर, ये भी ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि 900 950 तक की अपसाइड पोजिशनली आते हुए दिख सकती है। तो प्राज इंडस्ट्री भी फोकस में रखा जा सकता है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और हमें लगता है कि डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 765 रुपए के आसपास। प्राज इंडस्ट्रीज भी आप देखोगे ना डेज हाई टेस्ट कर रहा है, बलरामपुर चीनी पे है। हालांकि ये कंपनीज बहुत चली हुई हैं, इसलिए जिनके पास है उनकी कैलकुलेशंस अलग हैं, जिनके पास नहीं है उनकी कैलकुलेशंस ऑल टुगेदर अलग है। आप मत पूछना अपने रिश्तेदारों से कि आपने बलरामपुर चीनी ले रखा है, आपने इतने पैसे बनाए तो मैं भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कम समय में पहले और सही रेट पे शेयर पकड़ा हुआ है। मत करना उनके साथ आप कंपैरिजन, अपने कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करो। और बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्रीज अभी भी 2 शेयर ऐसे हैं जहां शुगर का प्ले है, जहां शुगर से पैसे बनाए जा सकते हैं। इसलिए बिना कंपैरिजन करे आज के लेवल, आज की चीज़ों को कैलकुलेट करके इन दोनों शेयरों पे अपने वित्तीय सलाहकारों से भी राय ले लेना। बोलना राजेश जी ने बोला है, 18 स्वदेश पे कि इन दोनों शेयर्स के अंदर अच्छा बढ़िया प्ले आपको मिलेगा।